गुड मॉर्निंग क्लास आपको वाक्य के मुख्य अंग और वाक्य के जो गुण होते हैं वे सब चीज़ें बता दी गई हैं कि एक शुद्ध वाक्य बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है और वाक्य के क्या क्या अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये सब आपको समझा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं जो आपने 9th में पढ़े थे। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से आपने 9th में पढ़ लिए हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो अभी आप 10th में पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कौन कौन से भेद हैं ये आप पढ़ेंगे। इनकी रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। इसे हम संरचना की दृष्टि से भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद में रचना के आधार पर सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, इसको सरल वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में हम सामान्य रूप से देखते हैं कि क्रिया हो रही है तो वे सरल वाक्य कहलाते हैं या साधारण वाक्य। इन्हीं वाक्यों को आप यहाँ पढ़ चुके हैं विधानवाचक के रूप में। तो सामान्य रूप से जहाँ क्रिया होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाते थे। तो वही वाक्य हमें रचना के आधार पर भी मिलते हैं सरल वाक्य। तो इनमें कोई दूसरे तीसरे वाक्य जुड़े नहीं होते हैं बल्कि एक ही वाक्य होता है। तो एक सामान्य वाक्य होता है तो उसे हम सरल कहते हैं। जैसे ये देखिए, वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे, गाड़ी छूट रही थी। तो सभी वाक्य देखो रेखांकी पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। तो मुख्य क्रिया हो रही है इनमें तथा यहाँ एक ही प्रधान वाक्य है, एक ही वाक्य है। देखो मुख्य वाक्य पूरा एक ही है, यह सरल वाक्य कहलाते हैं। तो सरल वाक्य का मतलब आप सीधे से दिमाग में बैठा लीजिए, सामान्य रूप से जो वाक्य का प्रयोग होता है। साधारण तौर पर हम कहते हैं बालक पढ़ रहा है, बालक खाना खा रहा है, ठीक है, बालक विद्यालय जा रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सब साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य में आपने ध्यान देना है, मिश्र का नाम ही क्या है, मिश्र का मतलब होता है मिक्स, जो क्या है मिश्रित है, उसमें और भी चीज़ें मिक्स की गई हैं। तो अब क्या होता है इसमें, देखो इसमें एक वाक्य तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा होता है आश्रित। मतलब कि एक वाक्य देखो अध्यापक ने कहा, ये प्रधान कहलाता है, और की के बाद जो जुड़ता है या किसी भी ऐसे शब्द युग्म होते हैं उनके बाद जो जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य कहलाता है वो। ठीक है, जैसे देखिए अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने की कहने की बात क्या है, मुख्य है, तो ये प्रधान उपवाक्य है। और उसके बाद की से जुड़ गया दूसरा वाक्य, कल विद्यालय बंद रहेगा, कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इस की ने ये जो दूसरा वाक्य है वो इस की पर आश्रित है, तो इस की के कारण ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये प्रधान उपवाक्य कहलाया और ये आश्रित उपवाक्य कहलाया। ठीक है, तो वैसे ही देखो, वह लड़का मेरा मित्र है, वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। तो जो वाक्य ने एक और वाक्य जोड़ दिया, देखो जो शब्द ने एक और वाक्य जोड़ दिया, पेड़ के पास खड़ा है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिसका शब्द ने इन दो वाक्यों को जोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र का मतलब एक से अधिक वाक्य उसमें होते हैं तब वह एक वाक्य बनता है, तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। कि जहाँ पर एक से अधिक वाक्य होते हैं वहाँ पर केवल एक वाक्य नहीं होता है, वहाँ पर एक से अधिक कई वाक्य होते हैं। ठीक है, यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। तो यह वही और जो, ये दोनों ने कनेक्ट किया है इस सेंटेंस को, इन दोनों को आपस में। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्यों को दर्शा रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बातें जो है मुख्य हैं, प्रधान हैं, और इन पर एक बीच में एक कंजक्शन आ गया है और इसने दूसरे वाक्य को यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो जोड़ दिया है, तो कहलाते हैं मिश्र वाक्य। अब ये कंजक्शंस कौन से आएंगे ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या आएंगे, की आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा जो, इसमें आएगा वो, इसमें आएगा यह वह, ठीक है, जिसका, उसका, जहाँ, वहाँ, जब, तब, ठीक है, जिसे, और इस प्रकार से इसमें वो आएंगे। देखिए यह वही जो, तो ये जोड़ेंगे आपस में, दो वाक्यों को जोड़ेंगे या दो से अधिक वाक्य भी जुड़ सकते हैं क्रमशः। देखो कि, जो, जिसका, जिसे, ये इनके द्वारा क्या हो रहे हैं, दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। आए समझ में। देखो मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को पहचानना, कैसे पहचानते हैं, वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। तो मुख्य, देखो मुख्य उपवाक्य की क्रिया क्या है,
वह लड़का मेरा मित्र है। मित्र होना ही मुख्य क्रिया है, जो पेड़ के पास खड़ा है। तो दूसरे वाक्य में कहा है कि जो पेड़ के पास खड़ा है। तो वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, क्या ये बताना चाहता है वो कि वह लड़का मेरा मित्र है। ये केवल पहचान के लिए उसने बताया कि जो पेड़ के पास खड़ा है। समझ में आया। ऐसी मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो उसकी विशेषता क्या है, नृत्य के बाद कारण उसकी वह बहुत खास पक्षी है। तो ये मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य में ही होती है। यहाँ वाली क्रिया को हम मुख्य नहीं कहेंगे, इसे हम मुख्य कहेंगे। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब ढूंढना मुख्य क्रिया नहीं है, बल्कि उस पुस्तक का होना, कि यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे हम पहचानते हैं कि वाक्य में मुख्य उपवाक्य की जो क्रिया होती है वही मुख्य होती है। वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतः, देखिए आश्रित उपवाक्यों का जो आरंभ होता है वो सामान्यतः किन शब्दों से होता है, जिसने, कि, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु आदि। आया समझ में। तो इस तरह से आश्रित उपवाक्य की शुरुआत होती है। यहाँ पर हर आश्रित उपवाक्य की शुरुआत किसी न किसी कंजक्शन से हुई। देखो यहाँ पर की से हुई है, यहाँ जो से हुई है, यहाँ जिसका से हुई है, यहाँ जिसे से हुई है, यहाँ फिर जो से हुई है। ठीक है। आश्रित उपवाक्यों के आरंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। देखो आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ में भी आते हैं, बीच में भी आते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। जिसने बालक की जान बचाई, यह युवती पालम कॉलोनी में रहती है। अब जिसने बालक की जान बचाई, अब यह आश्रित उपवाक्य है। देखो उस युवती के बारे में मुख्य क्रिया क्या है कि युवती की पहचान बताना है, उस लड़की की पहचान बताना है। वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है जिसने बालक की जान बचाई। तो इस जिसने शब्द से ये, लेकिन ये शुरू कहाँ से होते हैं, इनसे ही होते हैं, जिसने, जो, वो से शुरू होते हैं आश्रित उपवाक्य। अब जरूरी नहीं है कि ये लास्ट में ही आए, ये पहले भी आ सकते हैं। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई है पालम कॉलोनी में रहती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से बीच में भी आ गई। देखो वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है, ये तो एक वाक्य है, लेकिन बीच में यहाँ पर वो आ गया, आश्रित उपवाक्य आ गया, जिसने बालक की जान बचाई। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे लिखा जाए। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। इनमें यही जिसने, जैसे, तैसे, वैसे, जब, तब, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो विशेषण प्रयोग होता है इसमें। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, देखो जैसे यह यह वही है जो पेड़ के पास खड़ा है, जैसे ये है तो ये विशेषण बता रहा है। यह वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास, जो शब्द से विशेषता बताई किसी पे उसके साथ, है ना, संकेतवाचक विशेषण है ये। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ विशेषण का भी प्रयोग होता है, विशेषण शब्दों का। यहाँ पर क्रिया विशेषण का भी प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण में क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, जब, तब। ठीक है। उसके बाद जहाँ, वहाँ, जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं भी रहता हूँ, इस तरह से। ठीक है। ये यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये सब क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के जो शब्द यूज होते हैं वो सब यहाँ मुख्य ये मिश्र वाक्य में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान से इनको बदलना आना चाहिए। बदलना कैसे है, ऐसे ही है। जैसे अगर हम एक साधारण वाक्य लें, जैसे मैं साधारण वाक्य लूँ, मान लिया जाए मेरे पास एक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, जरा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये है, बालक कठोर आलसी होने के कारण वह विफल हो गया। देखा, आलसी होने के कारण वह विफल हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि वह व्यक्ति विफल इसलिए हुआ क्योंकि वह आलसी था। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। अब मिश्र वाक्य में क्योंकि भी आता है और इसलिए भी आता है। क्योंकि और इसलिए आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है आपकी। क्योंकि और इसलिए आते हैं। क्योंकि और इसलिए अकेले नहीं आते हैं, ये क्या क्योंकि या इसलिए नहीं आता है, बल्कि ये दोनों एक साथ आते हैं, कारण बताने के लिए आते हैं। जैसे हम कहेंगे, जैसे मैंने कहा आलसी, वह आलसी था, वह इसलिए विफल हुआ क्योंकि वह आलसी था। तो हम इसका प्रयोग दोनों का एक साथ करेंगे तब ये मिश्र वाक्य होगा। अगर हम अकेले क्योंकि का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं पर अकेले इसलिए का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आगे आपको समझाऊंगी मैं, वो अलग वाक्य में चला जाता है। तो ये मिश्र वाक्य आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़ रहे हों उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब योजक शब्द क्या है, देखो या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि।
ठीक है। तो ये इनसे जुड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं या मिश्र वाक्य होते हैं। ये क्या होते हैं, वाक्य यहाँ पर दोनों वाक्य कंप्लीट होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, एक के बिना दूसरा अधूरा नहीं रहता है। जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक अगर होता है उपवाक्य है तो उसमें अगर हम आश्रित जोड़ते हैं तो वो अधूरा सा लगता है, ठीक है। तो जब उसको पूरी तरह जोड़ा जाता है तब वो पूरा लगता है। तो देखो यहाँ पर जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, तो ये दो वाक्य अलग अलग हैं। देखो बीच में इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने और लेकर आए हम। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, किसी से नहीं कनेक्ट हो रहा है। लेकिन शब्द से अगला हम जोड़ेंगे, ये भी अपने आप में क्या है, पूरा कंप्लीट है। देखो हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी, ठीक है। ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है। यहाँ से इधर को हालदार साहब से इधर कोई कंप्लीट वाक्य है और यहाँ से भी इधर कोई कंप्लीट वाक्य, न कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो ये कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य को अगर हम वो करते हैं, सरल वाक्यों को संयुक्त में बदलते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, बीच में और लगाते हैं। अब और कहाँ पर लगाएंगे, दो क्रियाएं जहाँ पर हो रही होंगी, एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद और लगेगा, फिर दूसरी क्रिया शुरू होगी। ये आपको मैं समझाऊंगी। जैसे ये है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी आपको, बालक रोते रोते चुप हो गया। अब बालक रोते रोते चुप हो गया, अब इसमें आपने सबसे पहले पहचानना है कि दो क्रियाएं हो रही हैं इसमें या नहीं हो रही हैं। देखो बालक रोते रोते चुप हो गया, अब इसमें दो क्रियाएं हुई, एक तो रोना हो रही है, एक चुप होना हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों क्रियाओं को अलग कर देंगे। बालक रोया और चुप हो गया, ठीक है। एक क्रिया के बाद हम कंजक्शन जोड़ देंगे, यहाँ पर और लगा देंगे, या लगा देंगे, या अथवा लगा देंगे, या परंतु लगा देंगे, ठीक है। तो बालक रोया और चुप हो गया, ये अपने आप में संयुक्त वाक्य बन जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे, आप देखो कैसे, बालक रोते रोते चुप हो गया, बालक रोया और चुप हो गया। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। देखो इसलिए अकेले आता है संयुक्त वाक्य में। जब इसलिए अकेले होगा या क्योंकि अकेले होगा, ये दोनों साथ नहीं होंगे, या क्योंकि या इसलिए ये अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तब क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। हाँ अगर इसलिए क्योंकि दोनों एक साथ आ गए किसी सेंटेंस में, तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये आप याद रखना, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी सायंकाल होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। साधारण वाक्य है ये, सरल वाक्य है। देखो सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए, तो ये हो गया इसका संयुक्त वाक्य। ये क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से अब आपको वाक्य बदलने आने चाहिए। वाक्य जब आप खुद से बदलेंगे तभी आपको क्लियर होंगे। अब देखिए हम साधारण से मिश्र कैसे बना रहे हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब हमने इन दो चीज़ों का ही प्रयोग किया यहाँ पर, तो ये मिश्र बना। देखा कैसे अलग हुए दोनों, एक वाक्य था उसको हमने अलग कर दिया। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। अब यहाँ पर बाजार क्यों गया, अब कारण बताना है ना। तो उसका कारण बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे इसलिए या क्योंकि, दोनों साथ में करेंगे। वह इसलिए बाजार गया या वो बाजार इसलिए गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। तो ये मिश्र वाक्य हो गया जहाँ इसलिए और क्योंकि दोनों साथ में आए। क्लियर हुआ। इसके बाद है देखो, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं, इसका मिश्र हो गया, ठीक है। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, जैसे ही जीप आई हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए। तो जब हम इनको चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने में इनका अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जब भी हम इनको चेंज करते हैं हम इनका अर्थ नहीं चेंज करेंगे बिल्कुल भी, इनका अर्थ वही होना चाहिए जब हम इसको बदल रहे हैं। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, जो वो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। तो जो, वो, उसे, जिसे, जब, तब, इस तरह से मिश्र बनेगा। और इसी का अगर हम वो बनाना चाहें, संयुक्त बनाना चाहें, ठीक है, तो वो भी इसमें बन जाएगा। देखो तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है, ठीक है। तुम वहाँ चले जाओ और उससे मिल लो, सीधे सीधे हो गया। वैसे ही अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं, वह अच्छे छात्र हैं इसलिए गुरु की आज्ञा मानते हैं, ठीक है। वे अच्छे छात्र हैं इसलिए गुरु की आज्ञा मानते हैं।
उसी तरह हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए। तो ये सब संयुक्त वाक्य बन जाएंगे इसमें। तो इस तरह से वाक्यों को बदला जाता है। जब आप इसको करेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। अब जाते ही, यहाँ पर ही से ये सरल बन गया है। तो अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे, तो और लगाया तो संयुक्त बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसी को हम मिश्र में बदले तो हम कहेंगे जैसे ही अध्यापक बाहर गए वैसे ही बच्चे शोर मचाने लगे। जैसे और वैसे हमने इसको मिश्र बना दिया। तो इस तरह से हम एक ही वाक्य को सरल भी बना सकते हैं और एक ही वाक्य को मिश्र भी बना सकते हैं। तो ये बनाने का प्रयास आपने करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है।